फ्रेंड्स, डीलॉ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने। आज हम बात करेंगे हमारे जो समान न्याय संहिता वाला सीरीज चल रही थी उसके अंदर सबसे पहले हमने इसकी इंडेक्स को देखा था, फिर हमने देखा था चैप्टर 1 को, फिर अब हम देखेंगे आज चैप्टर 2 को। चैप्टर 2 हमको क्या बताता है दंडों के विषय में। चैप्टर 2 हमें बता रहा है कि दंडों के विषय में क्या होता है। ये होता है ऑफ पनिशमेंट। तो क्या था कि जब हम पहले देखते थे तो इसमें होते थे 6 तरीके के अपराध। ठीक है, दंड होते थे कि भाई 6 तरीके से दंड दिए जाएंगे। 53 में आता था धारा 53 और ये होते थे हमारे 6 तरीके के दंड आईपीसी के अंतर्गत। क्योंकि पहले हम क्या देखते थे, आईपीसी देखते थे। आईपीसी में आता था कौन सा चैप्टर, चैप्टर 3। ये हम 53 से 75 तक आता था। और इसके साथ क्या होता था, इसका जो सेक्शन होता था 53 वो हमको दंडों के विषय में बताता था। पर अब हम पढ़ रहे हैं बीएनएस। बीएनएस क्या है, 2023। ठीक है, इसमें कितने हैं, इसमें कौन कौन से सेक्शंस हैं? इसमें है 4 से लेके 14 तक सेक्शन। ठीक है, तो इसका जो सेक्शन है वो हमको बता रहा है, चैप्टर 4 बता रहा है कि दंड कौन कौन से होंगे। ठीक है, फिर बता रहा है कि दंडादेश कैसे दिए जाएंगे, यानी दंडादेश का लघुकरण कैसे किया जाएगा। ये कौन सा सेक्शन बता रहा है हमको, सेक्शन बता रहा है 5। सेक्शन 4 बता रहा है हमको पनिशमेंट्स के बारे में। सेक्शन 5 हमको बता रहा है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस, दंडादेश का लघुकरण। फिर जो सेक्शन 6 आ रहा है वो हमको बता रहा है दंडा विधियों की भिन्न। क्या होती है दंडा विधियों की भिन्न? दंडा विधियों के भिन्न होते हैं फ्रिक्शंस ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट। ये बता रहा है हमको सेक्शन 6। फिर आता है हमारा सेक्शन 7। सेक्शन 7 हमको बोलता है कि दंडाधिष्ठ कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग। इसका मतलब है कि सेक्शन हमको 7 जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि सेंटेंस में बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजमेंट होली और पार्टली रिग्रेस और सिंपल। दंडाधिष्ठ कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन अथवा सादा हो सकेगा। फिर आगे हम देखते हैं सेक्शन 8। सेक्शन 8 हमको बोल रहा है कि जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम कैसे होगा। इसका मतलब बता रहा है कि अमाउंट ऑफ फाइन, लायबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन ईटीसी। ठीक है, फिर आता है हमारा सेक्शन 9। सेक्शन 9 हमको बोल रहा है कि कई अपराधों से मिलकर बने अपराध की दंड की अवधि। क्या बोल रहा है, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध की दंड की अवधि, लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। फिर आता है हमारा सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या बोल रहा है हमको कि कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में ये कथित है कि ये संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच। ठीक है, फिर आता है 11 हमको क्या बोलता है, एकांत परिरोध के बारे में, यानी सोलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में बताता है। फिर आता है हमारा 12 सेक्शन क्या बोलता है कि जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट होता है, एकांत परिरोध होता है, उसकी अवधि कितनी होगी। फिर जो हमारा इसका लास्ट सेक्शन आता है, चैप्टर 2 का लास्ट सेक्शन आता है वो है 13 हमको बोलता है कि पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। इस तरह की लैंग्वेज हमने पहले आईपीसी में भी देखी है। तो क्या बता रहा है, एनहांस पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। ये कौन बता रहा है हमको, ये बता रहा है हमको चैप्टर 2 सेक्शन 13। अब देखते हैं हम सबसे पहले सेक्शन 4 को। जब हम सेक्शन 4 को देखते हैं तो इस जैसे पहले आईपीसी में 6 तरीके के अपराध होते थे, जिसमें जो 2 नंबर का पॉइंट था वो रिपील था, लेकिन जब हमारी बीएनएस आई है तो ये भी 6 प्रकार के दंड लेके आई है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, इसमें सबसे पहला आता है हमारा मृत्यु दंड हो गया। फिर आता है हमारा आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इम्प्रीजमेंट। ठीक है, फिर आता है थर्ड आता है कारावास यानी इम्प्रीजमेंट। फिर आता है संपत्ति की जब्ती यानी फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फिर आता है जुर्माना यानी फाइन। फिर आता है सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस। ये जो हमारा पॉइंट है कम्युनिटी सर्विस, ये अभी इस वाले पॉइंट से ही जुड़ा है। तो बात करते हैं हमारे सेक्शन 4 के 1 नंबर का पॉइंट यानी मृत्यु के बारे में। मृत्यु से क्या तात्पर्य होता है, मृत्यु से तात्पर्य होता है किसी जीवित व्यक्ति की मृत्यु कारित करना। ठीक है, किस मामले में, भाई उस व्यक्ति को जिसने अपराध किया है उसको क्या दिया जाता है, मृत्यु दंड दिया जाता है।
और मृत्युदंड के बारे में क्या कहा गया है कि इसको विरले से विरले मामले में दिया जाना चाहिए। तो कौन से केस में कहा गया था? बच्चन सिंह का मामला आया था, तो बच्चन सिंह के मामले में कहा गया कि मृत्युदंड को विरले से विरले मामले में ही दिया जाना चाहिए। ठीक है ना? क्या कहा था कि अगर मृत्युदंड देना है किसी व्यक्ति को तो उसको विरले से विरले मामले में दिया जाए। ठीक है, फिर आता है इसकी जो ये वाली जो सेम बात है ना, सेम बात, कौन सी सेम बात? कि भाई मृत्युदंड विरले से विरले मामले में दिया जाना चाहिए। ये बात कही थी किशोरी वर्सेस दिल्ली राज्य के वाद में। क्या बोला था इसमें भी यही बोला था कि मृत्युदंड विरले से विरले मामले में दिया जाना चाहिए। फिर एक केस और आया था इसमें एक केस आया था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मी देवी। इस वाले वाद में क्या कहा गया था कि जनता के समक्ष अगर किसी व्यक्ति को फांसी पर लटकाया जाता है तो ये बर्बरता होती है और संविधान का जो आर्टिकल 21 है जिसमें हमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दे रखी है उसका उल्लंघन होता है। ठीक है, ये हमारा क नंबर का पॉइंट हुआ, यानी ए नंबर का पॉइंट हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ख नंबर का पॉइंट, यानी आजीवन कारावास के बारे में, लाइफ इम्प्रिजमेंट के बारे में। क्या होता है लाइफ इम्प्रिजमेंट? लाइफ इम्प्रिजमेंट होता है कि जो व्यक्ति होता है उसको जीवन पर्यंत, यानी जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक वह आजीवन कारावास में रहेगा। ठीक है, मतलब जेल में रहेगा, कारावास में उसको रखा जाएगा। ठीक है, क्या कहा गया था इससे रिलेटेड? क्या कहा गया था कि गोपाल विनायक जो गोडसे का केस आया था, गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस राज्य, इस बात में कहा गया था कि आजीवन कारावास का अर्थ जीवन भर के कारावास से होता है, यानी उसका जो भी जीवन शेष बचा है वो अपना जीवन जेल में यानी कारावास में बिताएगा। फिर आता है सी पॉइंट। सी पॉइंट हमको बोलता है कारावास के बारे में। तो कारावास कैसे दिया जा सकेगा? कारावास या तो दिया जा सकेगा उसको कठिन, जिसको रिग्रेस बोलते हैं, और वो कैसा होगा? सश्रम होगा, यानी हार्ड वर्क के साथ होगा। और या फिर वो कैसा होगा? सादा होगा, यानी कि सिंपल होगा। फिर आती है संपत्ति की जब्ती। संपत्ति की जब्ती क्या होती है कि भाई संपत्ति को जब्त किया जा सकता है, फोर्स फीचर किया जा सकता है उसकी प्रॉपर्टी को। मान लो वो जुर्माना नहीं दे रहा या किसी की तरह से फरार हो गया या कुछ भी कंडीशंस होती है तो संपत्ति की जब्ती की जा सकेगी। फिर इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है फाइन का, कि भाई जो दंड दिया जाएगा वो मृत्यु, आजीवन कारावास, संपत्ति की जब्ती और क्या हो सकता है? जुर्माना। किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो उसे या तो सबसे कम जो वो होता है ना सजा जो दी जाती है वो क्या होती है? या तो जुर्माना हो सकती है या 24 घंटे की जेल होती है, ये सबसे कम कारावास होता है। तो उसको क्या किया जाएगा? फाइन दिया जाएगा। ठीक है ना? और फाइनली इसमें आती है सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस, जो कि अभी ही जुड़ी है, यानी बीएनएस में जुड़ी है। पहले इस तरीके का दंड हमारे दंड संहिता में यानी बीएनएस में, उसमें आईपीसी में नहीं होता था। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे सेक्शन 5 के बारे में। सेक्शन 5 हमको क्या बोलता है? दंडादेश का लघुकरण, यानी कि कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। कौन कर सकता है? समुचित सरकार कर सकती है। कौन कर सकता है इसको? समुचित सरकार, यानी कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर सकती है। कैसे कर सकती है? अपराधी की सम्मति के बिना भी कर सकती है। अपराधी की सम्मति के बिना इस संहिता के अधीन किसी दंड का, या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की जो धारा 474 है यानी 474 है उसके अकॉर्डिंग कर सकती है। क्या कर सकती है? किसी अन्य दंड में उसको लघुकृत कर सकती है। ठीक है, यानी समुचित सरकार जो होती है, एप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट होती है, वो अपराधी की सम्मति के बिना भी, या तो इस संहिता यानी क्या हो गया? बीएनएस हो गया, बीएनएस के अकॉर्डिंग, या फिर बीएनएसएस के अकॉर्डिंग, क्या इसकी जो सेक्शन 474 है उसके अकॉर्डिंग इस दंड को किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकती है। ठीक है, अब समुचित सरकार क्या होता है? समुचित सरकार होता है कि अगर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है तो क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यानी कि केंद्रीय सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हमारी। और अगर राज्य सरकार है, जब जहाँ पे राज्य सरकार अभिप्रेत है तो वहाँ पर क्या होती है? स्टेट गवर्नमेंट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे अगले सेक्शन की। अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन 6। सेक्शन 6 हमको बोलता है दंडा विधियों की भिन्न। क्या बोलता है हमको? दंडा विधियों की भिन्न। क्या बोलते हैं इसको? फ्रिक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। जब हम आईपीसी देखते थे तो हमारा आईपीसी का सेक्शन आता था 57, जो हमको दंडा विधियों के भिन्नों के बारे में बताता था। तो जो बात वहाँ पे लिखी गई थी सेम बात को यहाँ पे लिखा गया है कि दंडा विधियों के भिन्नों की गणना करने में
अन्यथा उपबंधित के सिवाय आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के समतुल्य गिना जाएगा। ये वाली बात हमको किस में बोल रखी है? ये हमको बोल रखी है सेक्शन 6 में। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 7 की तरफ। सेक्शन 7 हमको बोलता है कि दंडादेश कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन अथवा सादा हो सकेगा। जब हम आईपीसी का सेक्शन देखते थे 60, आईपीसी का जो सेक्शन था 60, वो हमको सेम बात बोलता था कि प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें कोई अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय है। दोनों में से किसी भांति के कारावास से मतलब या तो कठिन या सादा। वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादेश देगा सक्षम होगा कि दंडादेश में ये निर्दिष्ट करे, यानी कि दंडादेश में ये लिखे कि ऐसा संपूर्ण कारावास या तो कठिन होगा या सादा होगा या संपूर्ण कारावास सादा होगा। ये ऐसी जो भी कुछ भी डिटेल्स होती है ना, या ऐसे कारावास का कुछ भाग कठिन कुछ भाग सादा होगा, ये सारी बातें उसको क्या करनी होगी? न्यायाधीश को दंड देते समय लिखनी होगी, निर्दिष्ट करनी होगी। ठीक है, अब अगले सेक्शन की बात करेंगे जो बोलता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या बताता है हमको कि जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि में व्यतिक्रम, यानी अमाउंट ऑफ फाइन, लायबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन ईटीसी। तो क्या बता रहा है इसमें? क्या है, कई तरीके के पॉइंट दे रखे हैं। कितने पॉइंट्स हैं इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत पॉइंट्स हैं, इसमें है टोटल 7 पॉइंट। तो 7 पॉइंट्स में से सबसे पहला हमको बताता है जुर्माने की रकम, कि जुर्माने की रकम कितनी होगी। तो जहां वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई, यानी जहां वह राशि नहीं दी गई कि कितना जुर्माना होगा, तो वह अपराधी जिस जुर्माने का दायी है वह क्या होगी? असीमित होगी, परंतु अत्यधिक नहीं होगी। असीमित हो सकती है, ठीक है, पर अत्यधिक नहीं होगी। इसको कहना, पहले आईपीसी का जो हमारा सेक्शन 63 था वो भी हमको यही बात बताता था। ठीक है, फिर इसका सेकंड पॉइंट आता है कि जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम। क्या होगा? जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम होने पर क्या होगा? किसी अपराध के प्रत्येक मामले में जो कारावास के साथ साथ जुर्माने से भी दंडनीय है, जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित, कारावास सहित रहित जुर्माने से दंडादिष्ट हुआ है। ठीक है, उसको ऐसा दंडादेश दिया गया है जिसमें क्या होगा? कारावास सहित या रहित, ठीक है, जुर्माना देना है उसको। जो कारावास या जुर्माने या केवल जुर्माने से दंडनीय है, जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडादिष्ट हुआ है। इतनी लाइन पढ़ने के बाद अगर हम इसका कंक्लूजन देखते हैं तो हमको ये बात पता चलती है कि इसमें कि यदि कोई व्यक्ति जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम करेगा तो उसको क्या होगा? अतिरिक्त कारावास दिया जाएगा। ठीक है, एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें यही ब्रीफ निकल के आ रहा है कि जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम होने पर अतिरिक्त कारावास दिया जाएगा। और सेम बात आईपीसी के 64 में भी बोली थी। अब इसका हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमको ये बोलता है कि यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम यानी मतलब भूल की गई है, ऐसा होने की दशा में न्यायालय अपराधी को क्या करेगा? कारावासित करने का निर्देश देगा, यानी कि कारावास में रहने का निर्देश देगा। और कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक नहीं होगी जो अपराधी के लिए नियत है। क्या मतलब निकला इस बात का? इसका मतलब है कि जब कारावास और जुर्माना दोनों अधिष्ट किए जाते हैं और जुर्माना नहीं दिया जाता है तो क्या होगा कि जो उसको दंड दिया जाएगा उसकी अवधि 1/4 से अधिक नहीं होगी। किस दंड की? जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है, मतलब जो अपराध उसने किया है उसके लिए जो अधिकतम दंड नियत है उसका 1/4 दंड से उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है, फिर इसका जो फोर्थ पॉइंट आता है वो क्या बोलता है हमको कि भाई न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए या सामुदायिक सेवा के व्यतिक्रम के लिए क्या करेगा? जो कारावास देगा वो क्या होगा? सादा होगा। और वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम के लिए न्यायालय अपराधी को कारावास देने का निर्देश होगा तो क्या किया जाएगा? उसको क्या दिया जाएगा? अगर हम फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को दोबारा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए या सामुदायिक सेवा के व्यतिक्रम के लिए कारावास कैसा होगा? सादा होगा। ठीक है, फिर जो 5 पॉइंट बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि भाई जुर्माना देने या सामुदायिक सेवा से दंडनीय है और जुर्माना नहीं दिया गया या सामुदायिक सेवा नहीं की गई तो क्या होगा? सादा कारावास के साथ साथ जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम होने के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश देगा। अगर उसने जुर्माना नहीं चुकाया, उसने सामुदायिक सेवा नहीं करी तो क्या किया जाएगा? उसको कारावास दिया जाएगा सादा। और किस अनुसार दिया जाएगा?
कारावास इस प्रकार से दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा कि कारावास की अवधि निम्नलिखित अवधि से अधिक नहीं होगी। निम्नलिखित अवधि से अधिक नहीं होगी मतलब कि जहाँ 2 मास तक, ये माल तक नहीं है, ये है मास तक, जहाँ दो मास से अनधिक कोई अवधि, 2 मास से अनधिक अवधि का कारावास वो भुगतेगा, जहाँ पर क्या है जुर्माना 5,000 रुपये तक का जुर्माना है। ये माल नहीं है, ये यहाँ पे क्या है मास, मास यानी महीना, ठीक है। और 4 मास तक होगी यदि जुर्माना 1,000 रुपये तक का है, 10,000 रुपये तक का है। यहाँ पे भी हमारे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। 10,000 रुपये तक का जुर्माना होगा तो 4 मास तक का होगा, और 1 वर्ष से अधिक का होगा कब, जब कोई अन्य दशा हो, मतलब इन जुर्मानों से अधिक कोई दशा हो तो क्या होगा 1 वर्ष से अधिक का जुर्माना होगा, ठीक है। ये बात हुई। अब हम बढ़ते हैं आगे 6 पॉइंट तक। 6 पॉइंट में हमारे 2 पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित कारावास पर्यावसित होता है क्या, मतलब उसको हटा दिया जाएगा, पर्यावसित हो जाएगा, मतलब वो कारावास हट जाएगा यदि क्या हो गया हो, जुर्माने को चुका दिया गया हो या फिर विधि द्वारा उद्ग्रहित किए गए। विधि द्वारा उद्ग्रहित यानी विधि ने उसको, विधि के अकॉर्डिंग उसको गेन कर लिया गया हो, ठीक है। विधि के अनुसार उसको, जैसे कि कोई संपत्ति कुर्क वगैरह कर ली, इस तरीके से अगर कुछ चीज हो गई, या कोर्ट ने किसी भी तरीके से उसको क्या कर लिया, उससे जुर्माना चुकवा लिया कि भाई जुर्माना चुका दो, ठीक है, जुर्माना किसी भी तरीके से उससे ले लिया, तो ये क्या होगा, इसमें जो जुर्माना देने पर क्या होगा, कारावास हट जाएगा, मतलब उसको आगे कारावास और नहीं भुगतना पड़ेगा। या फिर क्या होगा, जुर्माने के आनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यावसन हो जाएगा। मान लो 6 महीने का कारावास था, उदाहरण दे रही हूँ, 6 महीने का कारावास था और उसको 2,000 रुपये चुकाने थे, ये मान लो 2,000 रुपये चुकाने थे। अब वो क्या करा, उसने 3 महीने का तो कारावास भुगत लिया और 2,000 रुपये दे दिए, 2,000 दे दिए तो उसको बाकी 3 महीने के लिए छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उसने यहाँ पे जुर्माना चुका दिया ना, इसलिए। तो जुर्माने के आनुपातिक भाग के दे दिए के दशा में कारावास का पर्यावसन हो जाएगा। फिर 7वां पॉइंट बोलता है, जुर्माने के वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उद्ग्रहणीय होना संपत्ति दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती। जुर्माना या उसका कोई भाग जो चुकाया नहीं गया है, दंडादेश दिए जाने के बाद किसी भी दशा में 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हो तो उस कालावधि के अवसान से पूर्व भी क्या कर सकता है, उद्ग्रहित हो सकता है। अगर वो जुर्माना दे देगा तो वो उद्ग्रहित हो जाएगा। और अपराधी की अगर मृत्यु हो जाती है तो ऐसा नहीं होगा कि भाई उसकी मृत्यु हो गई तो क्या होगा, उसको फिर भी वो चुकाना पड़ेगा। कौन चुकाएगा, उसके विधिक प्रतिनिधि चुकाएंगे। तो इसका ये मतलब है कि संपत्ति दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती, जो उसके मृत्यु के बाद उसके ऋणों के लिए वैध रूप से दायित्व है, इस दायित्व से उन्मुक्ति नहीं करती। जो उसके विधिक प्रतिनिधि होंगे या जो उसकी प्रॉपर्टी को रखेंगे वो क्या करेंगे, इस जुर्माने को चुकाएंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा सेक्शन 9। सेक्शन 9 हमको बोल रहा है कि कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। जहाँ कोई बात जो अपराध है ऐसे भागों से जिनमें का कोई भाग स्वयं अपराध है या मिलकर बनी है, वह ऐसा अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक दंड के लिए दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित नहीं हो। यानी जो दंड जिसके बारे में बताया गया उसी से दंडित किया जाएगा, अगर वो कई में शामिल हो रहा है तब भी, जब तक उसको अभिव्यक्त रूप से उपबंधित नहीं किया गया हो, ठीक है। तो क्या है, कोई बात अपराधों को परिभाषित या दंडित करने वाली तत्समय प्रवृत्त विधि की 2 या अधिक पृथक परिभाषाओं में कोई आने वाला उसने अपराध किया है, यानी ऐसा अपराध किया जो अलग अलग परिभाषाओं में आता है। कई कार्य जिनमें से स्वयं एक से या स्वयं एकाधिक अपराध से गठित होता है, मतलब एक अपराध से या कई अपराधों से गठित होता है, या मिलकर भिन्न अपराध गठित करते हैं, या वो ऐसे अपराध किए हैं कि उससे कोई एक नए अपराध गठित हो रहा है, तो वहाँ अपराधी को उससे गुरुतर दंड से दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है। गुरुतर दंड यानी बढ़े हुए दंड से दंडित नहीं किया जाएगा, जो ऐसे अपराधों में से किसी भी एक के लिए वह न्यायालय जो उसका विचारण करे उसे दे सकता है। क्या मतलब हुआ इस बात का कि भाई ऐसे मतलब उसका दंड बढ़ गया तो सबसे बड़े दंड से दंडित नहीं किया, जो न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, न्यायालय जितना दंड दे सकता है उसी वह दंड से दंडित किया जाएगा। ये वाली बात इसमें बता रही है, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, ठीक है। इसके इलस्ट्रेशन देखेंगे आप तो आपको इसका कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। यह भी हमने एक्ट की लैंग्वेज देखी थी जो इसमें हमारे BNS में दे रखी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 10 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 10 हमको क्या बोल रहा है कि कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में अभिकथित संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। मान लो ये किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और ये पता नहीं चल पा रहा कि उसने कौन सा अपराध किया है,
संदेह है कि भाई इसने ये भी किया होगा, इसने वो भी किया होगा, तो इसमें फिर ये संदेह है तो भाई उसको कौन सा दंड से दंडित किया जाए, तो उसको उस दंड से दंडित किया जाएगा जिसमें सबसे कम दंड दिया जाए। ये एक जनरल रूल बता रखा है, ठीक है। फिर आता है हमारा एकांत परिरोध। तो एकांत परिरोध क्या होता है, सेक्शन 11 में बताया गया हमको, सोलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध। तो एकांत परिरोध में हमको क्या बताया गया है कि एकांत परिरोध क्या होता है कि जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध से दोषित ठहराया जाता है, कौन सा अपराध होता है वो, कि भाई उसने कोई ऐसा अपराध कर दिया, एक मिनट, जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के दिन उसे कठिन कारावास से दंडादेश करने की शक्ति है। मतलब एकांत परिरोध जब दिया जाता है जब किसी व्यक्ति को कठिन कारावास से दंडादेश किया हो, तो न्यायालय क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध में रखने का आदेश दे सकेगा। और ऐसा जो एकांत परिरोध का कारावास होगा वो अधिकतम कितने टाइम का हो सकता है, 3 माह का हो सकता है, ठीक है। एकांत परिरोध कब दिया जाएगा, जब कठिन कारावास से दंडित हो। किसके द्वारा दिया जाएगा, न्यायालय के द्वारा दिया जा सकेगा। अधिकतम कितने माह का होगा, 3 माह का होगा। और इसको किसके अनुसार दिया जा सकेगा, निम्न मापन के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा। इसका मापन निम्न अनुसार है, क्या होगा कि अगर 6 मास तक का कारावास है तो 1 मास तक उसको क्या रखेगा, एकांत परिरोध। ये एपी यानी ए और प यानी है एकांत परिरोध। अगर 6 मास से अधिक और 1 वर्ष तक का है कारावास, उसने कठिन कारावास दिया गया है, तो उसे 2 मास तक के एकांत परिरोध में रखा जाएगा। और अगर 1 वर्ष से अधिक का कारावास है तो उसको 3 मास तक के एकांत परिरोध में रखा जाएगा। ये क्या दे रखी है हमको, इसका मापन दिया गया है कि इसके अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। अब आती है हमारे अवधि, किसकी अवधि, एकांत परिरोध की अवधि। तो ये कौन बताता है हमको, ये बताता है हमको सेक्शन 12 यानी कि लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट। एक बार में किसी व्यक्ति को 14 दिन से अधिक का एकांत परिरोध नहीं दिया जाएगा। जब कारावास 3 मास से अधिक हो, 3 मास से अधिक हो गया तो फिर क्या होगा कि दिए गए संपूर्ण कारावास से किसी 1 मास में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक का नहीं होगा, क्योंकि ऊपर लिख रहा है ना कि 3 मास तक का होगा अगर 1 वर्ष से अधिक का है। तो अगर उसको 3 मास तक का दे दिया गया है तो 1 महीने में उसको 7 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा एकांत परिरोध के अंतर, ठीक है। फिर आता है पूर्व दोष सिद्धि के बाद कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। वर्धित दंड का कॉन्सेप्ट कौन बता रहा है हमको बता रहा है सेक्शन 13। क्या बता रहा है, वर्धित दंड यानी एनहांस पनिशमेंट। किसके लिए, फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो कोई 3 वर्ष या अधिक दंड से दंडित व्यक्ति पुनः अपराध करता है, मतलब यदि किसी व्यक्ति को 3 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडित किया और उस व्यक्ति ने उसी अपराध को पुनः कर दिया, तो क्या होगा, वह बाद वाले यानी जो उसने बाद में दोबारा अपराध किया है उस अपराध के लिए आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कठिन या सादा कारावास से दंडित किया जाएगा। अब अगर ये बोल रहा है 3 वर्ष से अधिक का कारावास, तो इसमें कौन से 3 वर्ष तक के कारावास है जो कवर कर रहे हैं हमें चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 17। चैप्टर 10 किससे रिलेटेड है, चैप्टर 10 हमारा रिलेटेड है सिक्कों, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में। और चैप्टर 17 किससे रिलेटेड है, चैप्टर 17 आता है हमारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड आता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। जबकि जब ये पहले चैप्टर आते थे तो जो चैप्टर 12 आता था आईपीसी का वो सिक्कों और करेंसी नोटों से संबंधित होता था, और चैप्टर 17 तो यूं का यूं है। चैप्टर 17 यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, वहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है। ये बात हमको किसने बताई, ये बात हमको बताई ये हमारे सेक्शन नंबर 13 ने बताई। क्या किस बारे में बताई, वर्धित दंड के बारे में, कि जो कोई चैप्टर 10 और चैप्टर 17 के अकॉर्डिंग 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के दंड से दंडित अपराध के लिए पुनः वही अपराध करेगा तो उसको बाद वाले दंड के लिए आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर 10 वर्ष तक के कठिन और सादा कारावास से दंडित किया जाएगा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 किसके विषय में था, दंडों के विषय में। कितने सेक्शन थे, 4 से लेके 13 तक सेक्शन थे, ठीक है। किस किस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था इसमें हमको दंडों के बारे में बताया है, जुर्माने के बारे में बताया है, जुर्माना नहीं देने के बारे में बताया है, कारावास कैसा होगा इसके बारे में बताया गया, एकांत परिरोध के बारे में बताया गया और वर्धित दंड के बारे में बताया। ये सारे कॉन्सेप्ट हमको चैप्टर 2 ने बताया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 हमको बता रहा है साधारण अपवादों के विषय में, ठीक है।
तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। आप जब भी ये लेक्चर्स देखें तो प्लीज़ आप इसके BNS का एक्ट लेके आइए, उसके थ्रू इसको पढ़िए तो आपको आसानी होगी इसको पढ़ने में। और आप जुड़े रहिए हमारी इस BNS की सीरीज़ के साथ। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तथा आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस से भी संपर्क कर सकते हैं, जो कि है डी लॉ इंस्टीट्यूट, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। तो जुड़े रहिए डी लॉ जंक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।